नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। योगी राज में जो दंगा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच कांड के एक एक आरोपी का हिसाब होगा। कल राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज और तालीम का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया और अब प्रशासन हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर है कि बहराइच में दंगे वाले मोहल्ले की रेड मार्किंग हो चुकी है। जिसकी छत पर रामगोपाल मिश्रा का मर्डर हुआ, उस अब्दुल हमीद के घर पर लाल निशान लग गया है। प्रशासन ने अब्दुल हमीद के घर के आसपास कई और घरों पर भी लाल निशान लगाया है। 13 अक्टूबर को जिस जगह दंगा हुआ था, उस मोहल्ले के कई हिस्से की राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की है और बताया जा रहा है कि यह रेड मार्किंग और पैमाइश अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने के लिए की जा रही है। तो तस्वीर एकदम आपके सामने क्लियर है। पहले एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अब्दुल हमीद के घर के ऊपर निशान लगा और साथ ही क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब उसे इंसाफ मिलेगा। परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा चुका है। हाफ एनकाउंटर हो चुका है, अब बुलडोजर की तैयारी हो रही है। हम आपको अब बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ था और इसके बाद गुस्साई भीड़ से निकलकर रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद के घर पर चढ़ गया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी उस तरफ से हुई थी। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोप घर के मालिक अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज पर लगा कि रामगोपाल पर गोली उसी ने ही चलाई थी। हत्या के बाद बहराइच का माहौल गर्मा गया। अगले दिन हिंदुओं ने उग्र प्रदर्शन किया, कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई और कल पुलिस ने अब्दुल हमीद समेत हत्याकांड के 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से सरफराज और तालीम हाफ एनकाउंटर में घायल हो गए, लेकिन पुलिस का एक्शन अब भी जारी है। अब प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। मैं इस वक्त बहराइच के महाराजगंज बाजार में मौजूद हूं। यही वो स्थान है जहां पे 13 तारीख को घटना घटी थी और अभी भी आप देखिए कि 5 दिन हो गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी भी व्यक्ति ने अपनी दुकानों को यहाँ पे नहीं खोला है, जबकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि जो भी व्यक्ति अपनी दुकान खोलना चाहे वो खोल सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपनी दुकान खोलने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा अगर बात करें तो यही वो मकान है जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ था और इस मकान के बगल में जितने भी घर हैं, सभी घरों में ताले बंद हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, वो लोग घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब नॉर्मल होगा चीजें, जब यहाँ पे शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम होगी, जब और लोग दुकानें खोलना शुरू करेंगे, तब वो घरों में वापस लौटेंगे। लेकिन जो 13 तारीख को हिंसा हुई, झड़प हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो राजस्व विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई, क्योंकि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है और रोडें देखिए, रोड बिल्कुल जो है सक्रिय हो गई, क्योंकि अतिक्रमण हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अब राजस्व विभाग की टीम तैयारी कर रही है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या जिन लोगों ने अपने घरों को रोड पे आगे निकाल के बनाया हुआ है, उनको अब ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी इस पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये निशान इस तरीके के हैं जो लाल रंग के हैं, वो लगाए गए हैं सभी अतिक्रमण वाले स्थान पे, यानी कि इसके बाहर का ये जितना भी स्थान है इसको तोड़ा जाएगा और इसके अंदर ही रहना, यानी कि लाल निशान के पीछे ही रहना है और लाल निशान के बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको तोड़ी जाएगी। और आरोपी का जो घर है वो भी इसकी जद में है, क्योंकि कई सारे घरों में जो निशान है वो घरों के अंदर लगाए गए हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, पीछे एक घर है, उस घर के अंदर निशान लगाए गए हैं, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए लिहाजा घरों के अंदर जाकर निशान लगाया जा रहा है कि यहां तक हम तोड़ेंगे। जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी दी जा चुकी है, या तो वो अपनी तरीके से जो है स्थान को खाली करके, तोड़ के खाली कर दे, अतिक्रमण को हटा दें। लेकिन देखिए स्थान में यहाँ पे लाल चिन्ह कितनी अंदर लगाया गया, यानी कि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से लाल रंग के जो निशान है वो घरों के अंदर भी घुस के लगाया गया और जो आरोपी का मकान है, यानी कि अब्दुल हमीद का जो मकान है जहां पे इंसिडेंट हुआ है, उसके घर के अंदर भी इस तरीके के निशान लगाए गए हैं। लेकिन चूंकि वहां पे पूरी तरीके से सील है, पुलिस पूरी
पूरी तरीके से मौजूद है, इसलिए उसके घर के अंदर की जो सील निशान है वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से तमाम जो घर है, सारे घर, जहां भी आप नजर डालेंगे, इधर चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, दोनों तरफ अगर बात करें तो मकानों में लाल रंग के निशान प्रशासन की ओर से लगा दिए गए हैं और सभी घरों वालों को यह कह दिया गया है कि या तो अपनी तरफ से इस अतिक्रमण को खत्म कर दे, यानी कि उस जगह को खाली कर दे, नहीं तो हम बुलडोजर कार्रवाई करेंगे, हम तोड़ेंगे। हालांकि कब तोड़ा जाएगा, कब प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद अब अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन तैयार है और जल्द ही यहां पे कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और कल सरफराज और तालीम के पैर पर गोली लगी तो उन्होंने क्या कहा, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, बहराइच कांड के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत सभी 5 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट बहराइच में पेश किया गया। कल एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालीम को भी कोर्ट में लाया गया। पुलिस आगे की पूछताछ के लिए इनकी रिमांड मांगेगी। दरअसल कल बहराइच से सटे नेपाल बॉर्डर के पास जिला पुलिस ने रामगोपाल पर गोली चलाने के आरोपी सरफराज और उसके साथ तालीम का हाफ एनकाउंटर किया था। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि सरफराज और तालीम को अपने साथ वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी, जो उन्होंने नेपाल बॉर्डर के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली मारी, जिससे वो घायल हो गए। अब पुलिस की गोली खाने के बाद सरफराज और तालीम काफी देर तक दर्द से कहराते रहे और बार बार यही कहते रहे कि वो अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना, गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए। और इस वक्त हमारे साथ अविनाश तिवारी सीधे बहराइच से जुड़ गए हैं। अविनाश, 2 चीजें बहुत अहम हैं। एक, जिसकी तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले देखी, किस तरह से लाल मार्किंग की गई, यानी कि रेड क्रॉस लगा दिया गया है, उसको लेकर अभी तक क्या अपडेट और आपके पास आया है? और दूसरी बात है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि दोनों जो है, तालीम और उसका सरफराज जो भाई है, दोनों ही घायल हुए, उनका इलाज किया जा रहा है। कोर्ट में अब क्या हो रहा है? कोर्ट से कितने दिन की रिमांड मांगने के बारे में सोच रही है पुलिस? देखिए, पहले बता दूं कि जो रेड मार्किंग की गई है महाराजगंज बाजार के अंदर, वहां पे जितने भी रिहायशी लोग हैं सबको चेतावनी दे दी गई है कि अतिक्रमण स्वतः हटा ले। अगर स्वतः नहीं हटाते हैं तो उसके बाद प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहां पे जितने भी लोग रहने वाले हैं, जिनके घरों के बाहर लाल निशान लगाए गए हैं, उनको इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब देखना है कि कब प्रशासन वहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई करता है। चूंकि अभी मामला पूरी तरीके से यहाँ पे गरमाया हुआ है, किसी भी तरीके से अन्य कोई गलत चीजें न होने पाए, हिंसा फिर से न भड़कने पाए, इसलिए प्रशासन थोड़ा एहतियात बरत रहा है। लेकिन जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है कि जैसे ही थोड़ा नॉर्मलसी होती है, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जो वहां पे अतिक्रमण है उसको खत्म किया जा सके। दूसरी ओर अगर बात करें तो जिस तरीके से जो दोनों आरोपी हैं, सरफराज और तालीम, इनके साथ साथ जो अन्य 3 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको सीजीएम कोर्ट में लाया गया। फिलहाल अगर बात करें तो अंदर सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पुलिस जो है रिमांड चाहती है 14 दिनों की, कि ताकि आगे और भी पूछताछ कर सके कि कहां से हथियार आए, किस तरीके से उन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की और कैसे, क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी या फिर ये सडनली हुआ। इन तमाम सारी चीजों पे आगे पूछताछ और छानबीन करना चाहती है। अब्दुल हमीद का घर भी शायद जो है फिर से जाकर के एक बार छानबीन करे और तमाम सारे एविडेंस जो हैं वहां से इकट्ठा करने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल जो अब्दुल हमीद और आरोपी के वकील हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस ने पूछताछ कर लिया है और जो वेपन है उसको रिकवर कर लिया है, तो लिहाजा जो उनके वकील हैं उनको अब पुलिस रिमांड की बजाय न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। फिलहाल अंदर आर्गूमेंट्स चल रहे हैं दोनों वकीलों के बीच में और तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो गया है। जज प्रतिभा चौधरी की ये अदालत में सुनवाई चल रही है। अब देखना है कि कितनी देर में जज अपना जजमेंट देती है, जिसके बाद फिर पुलिस आगे अगर रिमांड दी जाती है तो जेल ले जाकर के पूछताछ करेगी। अविनाश, जैसे ही कोर्ट से इस पर फैसला आता है, हम आपके पास तुरंत वापस लौटेंगे और आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल आप नजर बनाए रखें। अब पुलिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में कब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें तो 5 आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया था और जिन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया वो मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ
सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल। वहीं परसों यानी कि 16 अक्टूबर को राजा उर्फ साहिर खान को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई थी। सरफराज ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसका हाफ एनकाउंटर हुआ था, पैर में गोली लगी थी। इस वक्त वो घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है। और एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नाना पारा कोतवाली इलाके में हुआ है। अब हांडा बसेरी नहर के पास हुआ ये एसटीएफ और बहराइच पुलिस के बीच जो वहां पर मौके पर मौजूद थी उसने ये एनकाउंटर किया था। पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद करने के लिए आई थी, जहां उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब बहराइच के मामले में यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, तो उधर विपक्ष एनकाउंटर को यूपी सरकार की साजिश बता रहा है। इसे धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी कह रहे हैं कि एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। वही अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर डर दिखाने के लिए किया गया है। तो एक तरफ जहां पर पुलिस एक्शन कर रही है, तो एक्शन को लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। वैसे अपराधी को तो ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव भले उनको माला पहनावे, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। चलिए अब बिहार की ओर रुख करते हैं, जहां पर जहरीली शराब का ऐसा तांडव मचाया गया कि लोगों की चीख पुकार रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में जहरीली शराब के जिन ने एक बार फिर से बाहर निकलकर लोगों की जिंदगी को तबाह किया है। कई लोगों की जान गई है। अब नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 38 तक पहुंच गई है और छपरा और सिवान में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सिवान में 28 लोग मारे गए हैं, छपरा में 10 लोगों की मौत हुई है और जिसके बाद से ही पीड़ित परिवारों में चीख और पुकार है, मातम पसरा है। सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है परिवार की ओर से। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। शराब कांड में जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। छपरा और सिवान में अपनों को गंवाने वाले लोग रो रो कर अपनी जिंदगी को लेकर अब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। कई के बाप, पिता, बेटे चले गए हैं। कई लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है। लोग प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि जब बिहार में शराबबंदी है तो कैसे शराब बिक सकती है और कैसे लोग जान गंवा सकते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है। बिहार के 2 जिले सारण और सिवान में कई घरों में मातम पसरा है। सिवान में मृतकों के परिवार वाले सदमे में हैं। घर की औरतों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। तो लोग प्रशासन से जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। सिवान में कई परिवार अपनों को खोने के बाद अब सदमे में हैं और लोगों का सवाल है कि अगर बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है तो फिर शराब कैसे बिक रही है और क्यों लोगों की जिंदगी इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शाम को की सुबह में गांव में पोलोथीन बिकता है सर। हाँ। पाउच। हाँ। और वो पिए, हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ा। हाँ। सुबह में एक बाइक दर्द उठा। हाँ। हॉस्पिटल ले जाते डेथ कर गए। इनको क्या लक्षण पहले आया, मैंने कैसे? एक बेचैनी जैसे टाइप का हो।
अब शराबबंदी के बावजूद हुई इन मौतों को लेकर एक तरफ लोगों के घर में मातम है तो दूसरी तरफ परिजनों का गुस्सा भी फूटा है। सिवान में जब एसडीएम गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो गांव वालों ने डीएम से मिलने की डिमांड कर दी। प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, मुआवजे को लेकर बात भी की, लेकिन गांव वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ और प्रशासन की टीम को खूब खरी खोटी सुनाई गई। डीएम साहब कहीं लोग प्रेजेंट करने के लिए एसडीएम साहब आए हैं, तो आप ही बताइए कि डीएम साहब और नहीं तो फिर हर जगह मान लीजिए स्थानीय प्रशासन क्यों होता है? कागज हमारे यहाँ एक घटना नहीं है ना, 15 लाश गिरा है 12 घंटा के अंदर में। देखिए जितना भी गिरा है सब जगह पंचायत का नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही घटना हुआ है। 12 घंटा के अंदर में 15 लाश गिरा। थाना पर परिवार सर आके गाय बैठा थाना को वापस नहीं आ रहा, करने पे धमकी देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। पर भारी ऐसे करेगा तो। और सिवान और छपरा में जहरीली शराब का कारोबार 38 लोगों की जिंदगी ले चुका है। यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है क्योंकि सिवान में 79 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और छपरा में भी कई मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जहरीली शराब के जो पाउच बरामद किए हैं उनमें 80% मेथनॉल अल्कोहल उसमें मिला हुआ है। अब मेथनॉल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिर्फ 20% मेथनॉल से ही इंसान की मौत हो जाती है और बिहार में इससे बनी शराब के पाउच सिर्फ 25 रुपए में बिक रहे हैं और इन्हें पीकर ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शराब का कारोबार कैसे चल रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है, किसका संरक्षण है? जहरीली शराब का जिन फिर बाहर आया है तो विपक्ष भला मौका कैसे छोड़ सकता है? विपक्ष ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला तो वहीं सरकार की तरफ से बड़ा पलटवार करते हुए आरजेडी पर ही शराब माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया गया। दिक्कत यह हो रही है कि सरकार अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। जो मौतें शराब से हुई हैं, जहरीली शराब से हुई हैं, ये लोग छुपाना चाहते हैं। हम इसको मृत्यु नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कि हत्या की गई है। ये हत्या है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मुख्यमंत्री जी लगता है होश में है कि नहीं है, उनको खबर भी अब तक ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। कोई एक बड़ा अधिकारी जिस पे कार्रवाई की गई हो, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर शराबबंदी है तो शराब कैसे उपलब्ध है? नीतीश कुमार जी के हाथ में अब बिहार सुरक्षित नहीं रह गया। अब इनसे बिहार चल नहीं रहा। श्री यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। तो बिहार में आपने देखा है किस तरह से शराब के नाम पर जहर बेचा जा रहा है जिससे कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन बात करें दिल्ली की तो यहां तो हवा में ही जहर घुल रहा है। पॉल्यूशन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब यह बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में पहले ही रेड जोन में जिसे माना जाता है पॉल्यूशन की वजह से, वहां पर एक बार फिर से AQI काफी बढ़ गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के कोई आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हवा का जो गुणवत्ता है, हवा की जो प्योरिटी है, कितनी कम हो गई है। 450 के पार कई जगह पे पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI जहांगीरपुरी में रिकॉर्ड नजर आया है, जहां AQI है 467 रिकॉर्ड किया गया, मतलब कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। तो वहीं पर मुंडका में भी करीब 445 के पास AQI रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में AQI का पारा 200 के करीब गया तो CAQM ने ग्रैप 1 लागू कर दिया। दिल्ली सरकार भी बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कई हाई लेवल मीटिंग्स कर रही है। शुक्रवार को भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार ये दावे कर रही है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी दिल्ली में कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें उससे उलट है। इस समय हम राजधानी दिल्ली के एंटी स्मॉग टावर के बाहर खड़े हैं। राजधानी दिल्ली में 2021 में 2 ऐसे एंटी स्मॉग टावर लगाए गए थे, जिससे दावा किया था कि इलाके का प्रदूषण
इन एंटी स्मॉग टावर के कारण कम होगा। लेकिन तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि ये स्मॉग टावर इस समय बंद पड़े हुए। और राजधानी दिल्ली में सिर्फ हवा ही प्रदूषित नहीं हुई है, बल्कि यमुना नदी में भी पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ गया है। कई फीट तक यमुना में फैले सफेद झाग ने अब लोगों के लिए परेशानी कर दी है। लिंदी कुंज इलाके में यमुना में मौजूद हैं और यहां पर देखें आप, बोट पर हम बैठे हैं और मेरे चारों तरफ आपको जो है सफेद झाग दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये झाग जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी जिन्हें एसटीपी कहा जाता है उसके वेस्ट से बनता है, या फिर जो फैक्ट्रियों का केमिकल है वो जब यमुना नदी में गिरता है तो उसकी वजह से जो है ये पूरा यमुना नदी जो है प्रदूषित हो जाती है। और आप देखें कि आपको झाग के ऊपर जो है ये काला काला भी जो है एक केमिकल आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट है, जब यमुना नदी में जो है उसको डाला जाता है तो उसकी वजह से जो है ये झाग पर आपको साफ साफ दिखाई देता है। और ये ही सबसे बड़ा कारण है आपके कैंसर का या फिर जो आपके लंग्स हैं उनकी बीमारियों का। तस्वीरें देखें कि कितनी प्रदूषित है यमुना नदी, और छठ आने वाला है उससे पहले ही जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है यमुना में फेकल कॉलीफॉर्म का लेवल जो है वो 49 लाख MPN प्रति 100 ml तक पहुंच गया है।